कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी CAS 10। और जो ये CAS 10 है, ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये आती है, हाँ तो फिर क्या बोल रहा था मैं, ये CAS क्या बताता है? ये CAS बताता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मेजर कैसे किया जाता है, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या किसी भी सर्विसेज की कॉस्ट के अगेंस्ट असाइन कैसे किया जाता है, या फिर इनका प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? तो अब लिखें पॉइंट नंबर 1, CAS 10 सेट सेट नहीं लिखें, CAS 10 डिफाइन डिफाइन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज। प्रेजेंटेशन, इन कॉस्ट स्टेटमेंट, और डिस्क्लोजर्स। CAS 10 बताता है क्लासिफिकेशन को, मेजरमेंट को, असाइनमेंट करने को, यानी असाइन करने का मतलब उसको चार्ज करना हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और डिस्क्लोजर हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
ये जो CS10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, यहाँ पर हम उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना सीखेंगे, उनको कैसे मेजर करना है, कैसे उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अगेंस्ट असाइन करना है, कैसे उनका कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन करना है, और कैसे उनका डिस्क्लोजर्स करना है। इन सभी बातों को हम इस CAS के तहत सीखेंगे। लिखें पॉइंट नंबर 2। डायरेक्ट एक्सपेंसेस are those expenses which directly linked with manufacturing of any product or rendering of any service। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चे जो कि डायरेक्टली लिंक हैं, अंडरलाइन करना, डायरेक्टली लिंक, हाईलाइट कर लें। ये लीजिएगा, ये डायरेक्टली लिंक है। अब डायरेक्टली लिंक है किससे? या तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, या फिर किसी भी प्रकार की जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज से डायरेक्टली रिलेटेड है। इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। Some examples of are, अगर हम बात करें कुछ खर्चों की जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं,
रॉयल्टीज एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, क्यों? क्योंकि किसी आपने पर्टिकुलर कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, स्पेसिफिकली required for a job। traveling expenses for specific product। यानी मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो बेसिक डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है? कोई भी ऐसा खर्चा जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है या डायरेक्टली कोरिलेट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या किसी पर्टिकुलर सर्विस से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी। आइए अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे पर बात करते हैं विच इज बेसिकली नोन एज रॉयल्टी। पेड ऑन द basis of प्रोडक्शन ऑब्लिक सेल्स। अगर रॉयल्टी का पेमेंट किसी भी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर या उस प्रोडक्ट के बेचे जाने से रिलेटेड है तो CS10 बोलता है ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसे क्या माना जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा।
आइएगा। रॉयल्टी पेड फॉर अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्ट। रॉयल्टी पेड फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी, यानी आपने किसी प्रोडक्ट में काम में आने वाली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का काम करवाया और उसके रेस्पेक्ट में आप पेनल्टी रॉयल्टी पे कर रहे हो। आइएगा, तो जो रॉयल्टी पेड करोगे आप अपग्रेडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, treated as cost of production, इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे। रॉयल्टी पेड फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पेड फॉर रॉयल्टी पेड फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। not treated as not treated as cost of production। ये लीजिए, तो ये मैंने आपको एक ट्रीटमेंट बता दिया रॉयल्टी का। लिखें पॉइंट नंबर 4, हायर चार्जेस फॉर टूल्स, ट्रीटमेंट ऑफ टूल हायर चार्जेस, ट्रीटमेंट ऑफ टूल हायर चार्जेस। आइएगा, टूल हायर चार्जेस की अब बात करते हैं। टूल्स यूज्ड,
for a particular product। ठीक है, हमने कोई टूल के हायर चार्जेस पे किए हैं, लेकिन वो जो टूल है वो एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लिया गया है। हायर चार्जेस will be considered, higher charges will be considered as direct expenses। tools used for general purpose। अगर मान लीजिए हमने कोई टूल लिया है जिसका जो यूज है, जिसका जो पर्पस है वो जनरल पर्पस है, कई जगहों पर यूज होगा, must be considered as production overheads। ये लीजिए, इसे क्या माना जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड माना जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो कोई भी टूल जो स्पेसिफिकली यूज होगा वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जो जनरल पर्पस होगा वो आपका किसका पार्ट माना जाएगा, ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जॉब वर्क चार्जेस। पब्लिक प्रोसेसिंग चार्जेस। which are directly linked with the product। कोई भी जॉब वर्क चार्जेस या प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक्ड हैं, will form part of direct expenses।
प्रोडक्ट डिजाइन चार्जेस, which are specially developed as per requirement of customer would be treated as डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बात की। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7, हाउ टू मेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाउ टू मेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाएगा, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आइएगा, देखिएगा, हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर करने का मतलब होता है व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट आर द चार्जेस which are to be considered what are the charges which are to be considered as direct expenses। बहुत सिंपल सी हम बात कर रहे हैं, हाउ टू मेजर। तो मेजर का बेसिक मतलब होता है ऐसे चार्जेस को ढूंढिए जिनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे। तो आइए हम एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हम कैसे ढूंढेंगे कि कोई गिवन खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं। देयर इज नो पर्टिकुलर लिस्ट कि जिसको आप लर्न कर लें
और उसको लर्न करके आप अपने एग्जाम में चले जाएं। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, यानी कोई भी एक्सपेंसेस जो लिंक होगा विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज। सर जी इसका मतलब क्या है? बट अदर देन मटीरियल एंड लेबर, बट अदर देन मटीरियल एंड लेबर। आओ एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आइएगा, अब हम बना रहे हैं एक प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट ए में एक तो लगेगा डायरेक्ट मटेरियल, एक लगेगा डायरेक्ट लेबर। इनको तो हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। मटेरियल और लेबर जो कि डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से लिंक है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब हमें सीखना है कुछ ऐसे खर्चों के बारे में जो इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक होंगे। आइएगा थोड़ा सा अपन जरा समझते हैं। देखिएगा, इस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक डिजाइन चार्जेस पे किए हैं। स्पेशल डिजाइन चार्जेस, बताइए क्या ये जो स्पेशल डिजाइन चार्जेस आपने पे किए हैं क्या ये डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्ट है? यस, यस, बिल्कुल यस। तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट माना जाएगा। हमने एक टूल हायर किया है, और ये टूल स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए यूज होगा, डायरेक्टली लिंक विद द प्रोडक्ट है, तो यस बिल्कुल होगा। टूल हायर चार्जेस यूज्ड स्पेसिफिकली। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? लेकिन अगर अब मैं बोलूं जनरल पर्पस टूल्स, उसके हायर चार्जेस पे किए हैं। समझिएगा मेरी बात को, हमने कोई ऐसा टूल लिया जो इस प्रोडक्ट के साथ साथ कई अदर प्रोडक्ट पर भी काम आता है। हम काम आएगा, ए पर भी काम आएगा, बी पर भी काम आएगा, सी पर भी काम आएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं, लिंक नहीं कर पा रहे हैं कि इन चार्जेस का ए पर कितना हिस्सा। तो ये किसी भी हालत में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। रॉयल्टी, अब आप समझिएगा, रॉयल्टी डायरेक्टली प्रोडक्ट ए से रिलेटेड है, प्रोडक्शन पर बेस्ड हो सकती है, सेल्स पर बेस्ड हो सकती है। प्रोडक्ट ए के प्रोडक्शन पर रॉयल्टी का पेमेंट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्ट ए है। रॉयल्टी प्रोडक्ट ए की सेल्स से रिलेटेड है, डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्ट ए है। खर्चा है डायरेक्टली रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट है, बिल्कुल आएगा। यस, खर्चा डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्ट है। फॉर
प्रोडक्ट ए, यस, आपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर प्योरली इस ए प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है, किसी और जगह पर वो सॉफ्टवेयर काम नहीं आ सकता, तो डायरेक्टली लिंक विद द प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेजर का मतलब है कौन कौन से चार्जेस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। तो इसकी कोई लिस्ट नहीं है, हमें हर दिए हुए खर्चे को, हमें हर दिए हुए खर्चे को एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करो। और अगर लिंक हो जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? कोई भी जो गिवन खर्चा आपको दिया हुआ है, आप उस गिवन खर्चे को उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके देखोगे, और लिंक करने पर अगर आपकी अंतर आत्मा से ये आवाज आती है कि यार वो खर्चा डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पर लग रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, और उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में ले लोगे। आपको कई सारे एक्सपेंस दिए जाएंगे और आपसे सिंपली एक ही क्वेश्चन मांगा जाएगा कि बताओ इन खर्चों में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। क्लियर है? बिल्कुल। आइएगा, मैं एक और चीज आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये लीजिए, ये आप बना रहे हैं एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एम। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना। इस प्रोडक्ट एम को बनाने में स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टूल चाहिए। ये टूल यहां काम आएगा। स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टूल चाहिए, और वो टूल स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट एम के लिए यूज होगा। और ये जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टूल है, ये इंटरनली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंटरनली मैन्युफैक्चर्ड, आप बात समझ पा रहे हैं? अब मैं बात कर रहा हूं एक इन हाउस एक्सपेंसेस की। फिर सुनना, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ये है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एक टूल रिक्वायर्ड है, एक टूल रिक्वायर्ड है। इस स्पेसिफिक टूल से ही ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो टूल है मैं किराए पर नहीं ला रहा हूं। हायर चार्जेस होते तो मैं डायरेक्टली उसको लिंक कर देता। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझिएगा। मैं इस टूल को इंटरनली मैन्युफैक्चर्ड या सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड या इन हाउस बना रहा हूं। इन हाउस, बात समझ में आ रही है? नाउ द पॉइंट अराइज कि अगर अब मैं इन हाउस बना रहा हूं तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस टूल को इन हाउस बनाने की जो कॉस्ट लगेगी, वो सारी की सारी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्या चीज डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगी? जो भी कॉस्ट लगेगी उसको इंटरनली क्या करने में, प्रोड्यूस करने में, तो वो क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मान ली जाएगी।
जैसे इस टूल को बनाने में कुछ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी, समझ में आ रही है मेरी बात? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी, हो सकता है इसमें भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, और बनाने के कुछ प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगेंगे, ये लीजिए, समझ में आ रहा है? मैंने दो बातें बता दी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे दिए हुए हैं, तो आइडेंटिफाई कर लेना कि उनमें से कौन कौन सा डायरेक्ट खर्चा है। तो भैया सीधी सी बात है, हर खर्चे को लिंक करके देखो, अगर वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ लिंक हो पा रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम उस खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे। बट अगर मान लीजिए वो खर्चा ऐसा है जो स्पेसिफिकली यूज नहीं हो रहा है, या एक ही समय पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस न मानकर हम उसे ओवरहेड्स का हिस्सा क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और एक और स्पेसिफिक सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट एम, इस एन के लिए एक टूल चाहिए, और ये टूल मैं इन हाउस बना रहा हूं। इन हाउस में इस टूल को क्या करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा। तो टूल को बनाने की जो कॉस्ट है वो इसका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल रहा हूं अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड टूल के लिए, तो उसमें मैंने मटेरियल कॉस्ट ले लिया जो टूल बनाने के काम आएगा। क्यों, ध्यान से समझना, ये टूल इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अब उस टूल की वैल्यू क्या है, टूल की वैल्यू चूंकि वो इंटरनली जनरेटेड है, वो इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड है, तो टूल को बनाने की मटेरियल कॉस्ट, टूल को बनाने की लेबर कॉस्ट, टूल को बनाने के कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, और टूल को बनाने के जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनको ले लूंगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? मेजरमेंट का पॉइंट समझ आ गया, हाउ टू मेजर द डायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इस तरह से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आइए अब जरा एक और बात कर लेते हैं यहीं पर। ये है मेरा प्रोडक्ट एम, दिस इज अवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज अवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड रिसोर्स। रिक्वायर्ड रिसोर्स चाहिए, समझ रहे हैं? और वो रिक्वायर्ड रिसोर्स क्या है, बॉट आउट है, बॉट आउट मतलब परचेज्ड है। परचेज होगा। तो अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट एम बनाना है जो कि मेरा एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए एक रिसोर्स चाहिए जो रिसोर्स परचेज होगा। अब अगर वो रिसोर्स परचेज होगा तो उस ब्रॉट आउट रिसोर्स के लिए मैं किस तरह से एक्सपेंस की बात करूंगा, तो भैया सीधी सी बात है, जब ये परचेज करके लाऊंगा तो इसकी एक इनवॉइस प्राइस होगी, इसकी एक इनवॉइस प्राइस या
परचेस प्राइस होगी। बात समझ में आ रही है आपको? इसकी एक इनवॉइस प्राइस होगी या इसकी एक परचेस प्राइस होगी। प्लस अगर इसको परचेज करने के टाइम पर कोई टैक्सेस देने पड़े, जो टैक्सेस रिफंडेबल नहीं है, तो वो भी इसमें प्लस हो जाएंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ये हम इसमें प्लस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट एम, आपको मेरा ये टॉपिक समझ आ रहा है? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। देखिए, मैंने पहले कुछ बेसिक सी बातें की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां मैं आपको सारी बातें समझाता चल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं एक प्रोडक्ट एम बनाऊंगा जो कि मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्स को परचेज करूंगा, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एम। बट इसकी कॉस्ट कहां से लाऊं? इस रिक्वायर्ड रिसोर्स की कॉस्ट, तो जो भी इनवॉइस प्राइस, परचेज प्राइस है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दूं। अगर कोई डिस्काउंट या रिबेट है तो उसे हटा दो। अगर आपको किसी भी प्रकार की रिकवरी हो रही है, तो रिकवरीज को हटा दो। ये लीजिए, कॉस्ट आ गई। क्या मेरी बात समझ आई? मेरी बात क्या आप लोगों के दिमाग में गई? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको फिर वापस से बोल रहा हूं। मैं एक बार आपको फिर ले चलता हूं बेसिक डेफिनेशन पर। डायरेक्ट एक्सपेंस उन एक्सपेंस को कहा जाता है जो मटेरियल और लेबर के अलावा होंगे, और या तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से या आपके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज से डायरेक्टली लिंक किए जा सकते होंगे। उन खर्चों को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। डेफिनेशन ध्यान रखना, मे बी पॉसिबल एग्जाम में आपसे सेक्शन बी में केवल एक डेफिनेशन ही मांग ली जाए कि भैया किन खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, या एज पर CAS 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफाइन कीजिए। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे खर्चे अदर देन मटेरियल और लेबर, ऐसे खर्चे अदर देन मटेरियल और लेबर जो कि डायरेक्टली लिंक किए जा सकते हैं, जो डायरेक्टली देखे जा सकते हैं। किससे? किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, या आप अगर किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन सर्विसेज के साथ उनको डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है। उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर मैंने आपको कुछ ट्रीटमेंट बताए जो हमारे पास हमें आप याद रखने हैं रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में। रॉयल्टी अगर प्रोडक्शन या सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट से लिंक हो गया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और अगर मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो फिर ये प्रोडक्शन का भी पार्ट नहीं है। टूल हायर चार्जेस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरल पर्पस है, ओवरहेड ले जाओ। कोई भी जॉब वर्क या कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि आपके उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट डिजाइन जो कि कस्टमर के ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की गई है, डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर सर्विसेज अगर डायरेक्टली रिलेटेड है वो भी आएंगी। अब ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल पार्ट चालू किया वो है हाउ टू मेजर द डायरेक्ट एक्सपेंस।
तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक, सबसे पहले तो मेजरमेंट का मतलब समझिए। मेजरमेंट का मतलब है कि अगर मेरे सामने कई सारे खर्चे दिए हुए हैं तो उनमें से मैं किन किन खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा, उनमें से मैं किन किन खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा। तो इसका सीधा सा जवाब है लिंक करो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर लिंक हो जाए तो वो डायरेक्ट खर्चा है, और अगर लिंक नहीं होगा तो वो इनडायरेक्ट खर्चा है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करो, अगर लिंक हो गया तो डायरेक्ट खर्चा, अगर लिंक नहीं हुआ तो इनडायरेक्ट खर्चा। सर जी एग्जांपल से समझाओ, आओ हम समझते हैं। मैं एक प्रोडक्ट ए बनाना चाह रहा हूं, इस प्रोडक्ट ए के लिए मैंने स्पेशल डिजाइन चार्जेस पे किए हैं। क्या डायरेक्टली लिंक है ए से? हाँ जी सर डायरेक्टली लिंक है। डायरेक्टली लिंक है तो यस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस प्रोडक्ट ए के लिए मैंने एक टूल चाहिए और मैं उस टूल को हायर करके लाया तो उसका हायर चार्जेस पे कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना ये टूल स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट पर यूज होता है, यस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं कोई टूल लाया जो कि जनरल पर्पस टूल है, वो इस प्रोडक्ट में भी काम आता है और इसके साथ ही साथ वो अन्य अदर प्रोडक्ट्स में भी काम आ जाता है, तो फिर इसके हायर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो ओवरहेड का हिस्सा बनेंगे। रॉयल्टी अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फिर वो चाहे प्रोडक्शन पर बेस्ड हो या सेल्स पर बेस्ड हो, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए पर बेस्ड हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगी, सेल ऑफ प्रोडक्ट ए पर बेस्ड हो तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगी। किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज मैंने ली है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी मेरे पास प्रोडक्ट ए। तो मेरी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। लिंक करके ढूंढो बस, कोई लिस्ट नहीं है जो आप याद कर सके। आओ, अब मैंने फिर कुछ सिचुएशन पर बात की। प्रोडक्ट एम मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे कॉस्ट ढूंढनी है। इसके लिए एक टूल चाहिए और वो टूल मैं इन हाउस बनाता हूँ। तो टूल जो है वो स्पेसिफिकली इसके ऊपर चार्ज होगा, समझ रहे हो? टूल का खर्चा डायरेक्टली एम से रिलेटेड है, एग्री। बट उस स्पेसिफिक टूल की कॉस्ट कहां से लाऊं, क्योंकि ये टूल तो मैं इंटरनली बना रहा हूं, तो कोई बात नहीं, इंटरनली बना रहा हूं तो बनाने की कॉस्ट जो होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे इस टूल की कॉस्ट हो गई और वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर सुनना। एम प्रोडक्ट है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल चाहिए। अब लेकिन ये टूल मैं ना तो किराए पर ला रहा हूं तो हायर चार्जेस लगेंगे नहीं, ना मैं इस टूल को परचेज करके ला रहा हूं तो परचेज कॉस्ट भी नहीं लगेगी, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस टूल को इंटरनली मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड करूंगा। अब अगर मैं इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड करूंगा तो मैन्युफैक्चर में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, एक्सपेंस लगेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे, ये सारा टोटल मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सर। आओ, यहीं पर मैंने दूसरी बात कर ली। जो मेरा प्रोडक्ट एम है जो कि एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए परचेज्ड रिसोर्स लेकर आ रहा हूं, तो परचेज्ड रिसोर्स लाऊंगा तो इन चीजों की टोटल वो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस बन गई। ये रिसोर्स डायरेक्टली एम पर यूज होगा, ये रिसोर्स डायरेक्टली एम पर यूज होगा, तो पक्का पक्का इसका खर्चा इसकी डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। बट एक समस्या आ गई, एक समस्या आ गई। क्या सर जी? मैं इस बार इसे न तो खुद बना रहा हूं न किराए पर ला रहा हूं, बल्कि ये बॉट आउट रिसोर्स है। बॉट आउट रिसोर्स है, बॉट आउट रिसोर्स मतलब परचेज करके ला रहा हूं। कोई बात नहीं, परचेज करके ला रहा हूं तो इसकी कॉस्ट जोड़ लो, इनवॉइस प्राइस या जो भी परचेज प्राइस है वो क्या बन जाएगी, मेरी डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। आइए, अब मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत क्लियरली मेजरमेंट के कई पॉइंट्स को मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं?
सर जी बिल्कुल बढ़िया। आइए अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred on lump sum basis direct expenses incurred on lump sum basis। देखो अब बिल्कुल एक सिंपल सी बात अपन समझते हैं सबसे पहले। अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस नेचर का है जिसका पेमेंट मैंने लमसम बेसिस पर किया या जिसका पेमेंट मैंने वन टाइम किया। लमसम बेसिस का मतलब हो गया वन टाइम पेमेंट। बात समझ में आ रही है? लमसम पेमेंट का मतलब हो गया वन टाइम पेमेंट। लेकिन बेनिफिट्स will be received, benefits will be received in future, benefits will be received in future over a particular period। अगर ऐसा है तो क्या करूंगा, amortized over the life, amortized over the life। क्या मेरी बात समझ आ गई? आइए वन टाइम पेमेंट, बेनिफिट्स in terms of output, so benefit in terms of output, amortized on the basis of आउटपुट। ये लीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया। मैंने लमसम बेसिस पर पेमेंट किया, एक एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं। आइएगा ये मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट एन, बहुत ध्यान से सुनना। इस प्रोडक्ट एन के लिए एक टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर्ड है। टेक्निकल नो हाउ, ठीक है।
फीस पेड, फोर लैख। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट एम मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। हर जगह हम एक टर्म यूज कर रहे थे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो ये जो प्रोडक्ट एम है, जो कि मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए स्पेसिफिकली मुझे एक टेक्निकल नो हाउ चाहिए। अब ये जो टेक्निकल नो हाउ है, इसके लिए मैंने वन टाइम पेमेंट कर दिया 4 लाख। वन टाइम, बात समझ में आ गई ना? CS10 क्या बोलता है, अब आपने ये जो टेक्निकल नो हाउ का वन टाइम पेमेंट किया, ये टेक्निकल नो हाउ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट एम है, ये टेक्निकल नो हाउ डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोडक्ट एम है। तो ये खर्चा तो आपका डायरेक्ट है, ये खर्चा तो आपका डायरेक्ट है। बात समझ आ रही है? ये खर्चा तो आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन समस्या क्या है, आपने ये जो पेमेंट किया वो लमसम किया, जिसका बेनिफिट आपको 5 सालों तक मिलेगा, या जिसका बेनिफिट आपको 4 सालों तक मिलेगा, या ये टेक्निकल नो हाउ जो है वो 2 लाख यूनिट ऑफ एम के ऊपर लग रही है। बात समझ में आ रही है? या तो वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पीरियड तक, या वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। दो बेनिफिट्स हो सकते हैं, रूल एक ही है। ट्रीटमेंट क्या कहता है CS10, कि आप इस 4 लाख को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानोगे, आप इस 4 लाख का केवल एक हिस्सा जो कि अमोर्टाइज्ड करोगे, केवल वही प्रोडक्ट एम पर जोड़ सकते हो। यानी अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये टेक्निकल नो हाउ 5 सालों तक प्रोवाइड होगी, जिसके लिए आपने एक लमसम पेमेंट कर दिया 4 लाख, तो बताओ 1 साल का अमोर्टाइजेशन कितना है? तो इसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 80,000 आपका अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 लाख 2 लाख यूनिट पर है, तो हर यूनिट पर 2 रुपए हो गया। ये 4 लाख रुपए की फीस 2 लाख यूनिट के लिए दी गई है, यानी 2 लाख यूनिट तक की जो टेक्निकल नो हाउ है उसके लिए ये पेमेंट किया गया है। तो अब मैंने इस साल, अभी मैंने प्रोडक्ट एम की 20,000 यूनिट बनाई, तो 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। तो क्या ये पॉइंट समझ आ गया आपको? कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो लमसम बेसिस पर किया गया है, यानी वन टाइम पेमेंट किया है, या तो आउट बेनिफिट ऑफ आउटपुट के रेशियो में अमोर्टाइज होगा, या उसका बेनिफिट जितने पीरियड तक हम उठाएंगे उन पीरियड के अकॉर्डिंग, उस लाइफ के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, अमोर्टाइज कर देंगे। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन लमसम बेसिस। क्लियर? बिल्कुल। आइए सर जी, पॉइंट नंबर। एनी डायरेक्ट एक्सपेंस which are not material, which are not material, it can be treated as
पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। लीजिए फिर एक हमने पॉइंट लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने अमाउंट को मटीरियल माना जाए। ये एक जजमेंट बेस्ड डेट है, यानी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप जज करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई खर्चा मटीरियल है तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस माने, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो खर्चा मटेरियल नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस न मानकर ओवरहेड का हिस्सा मान सकते हैं। यानी एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि उस खर्चे की वजह से आपका डिसीजन अगर इन्फ्लुएंस होता है, आपका कोई डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, तो वो खर्चा मटीरियलिटी के आधार पर इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बहुत सिंपल सा इसने बोला कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि मटेरियल नहीं है, यानी मटीरियलिटी के टेस्ट को मीट नहीं करता है, हम उसे ओवरहेड मान सकते हैं। बताइए हम उसे क्या मान सकते हैं? ओवरहेड। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मटीरियलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। मैं मटीरियलिटी को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता कि हाँ इतना अमाउंट हो तो मटीरियल मान लो, इतना अमाउंट नहीं है तो उसे मटीरियल मान लो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, साइज ऑफ एक्सपेंडिचर और आपके जजमेंट पर निर्भर करेगा। अगर आप जजमेंट में ये लेते हैं कि ये मटेरियल खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल खर्चा नहीं है तो आप इसे क्या बना देंगे? ओवरहेड्स का पार्ट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, फाइनेंस कॉस्ट incurred in connection with self generated or procured resource. Finance cost incurred in connection with self-generated or procured resources shall not form part of डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैंने लोन लिया, ठीक है, किसके लिए? मैंने जो सेल्फ जनरेट रिसोर्स किया था उसके लिए लोन लिया, तो लोन का इंटरेस्ट दूंगा, बट वो इंटरेस्ट किसी भी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा। लिखिए पॉइंट नंबर 11, any imputed cost shall not include any imputed cost shall not include in डायरेक्ट एक्सपेंस। इसे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा।
पॉइंट नंबर 12, whenever any standard have been fixed for any direct expense, whenever any standards have been fixed for any direct expense, then variance of direct expense must be analyzed. बात समझना, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। जैसे कई प्रकार के जॉब वर्क होते हैं जो हम लगातार करवा रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एक करवाए जाने वाले जॉब वर्क के चार्जेस का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई जब एक्चुअल काम हुआ तो हमें अब एक एनालिसिस करना पड़ेगा, वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना पड़ेगा। इफ there is any variance, if there is any variance then अगर ये वेरिएंस नॉर्मल रीजंस की वजह से आया है या ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस की वजह से आया है, ठीक है, अगर कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, समझ रहे हैं बात को, whenever any standards have been fixed for any direct expense then variance of direct expense must be analyzed। ठीक है, अगर ये वेरिएंस है नॉर्मल रीजंस की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रीजन है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का ही पार्ट माना जाएगा। considered as direct expense। ठीक है, ये कंसीडर नहीं होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। shall be excluded from डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत सिंपल सी बात ही कह रहा है कि अगर आपने
किसी भी डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चों के लिए अगर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया था तो एक्चुअल काम होने के बाद आपको एक वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड तय किया गया था और एक्चुअल में जो खर्चा हुआ कहीं उसमें कुछ वेरिएशन तो नहीं है। अब आपको दिखाई दिया वेरिएशन है, तो अब आपको वेरिएशन को ट्रीट करना पड़ेगा। तो वेरिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर वो वेरिएशन नॉर्मल रीजंस की वजह से है, यानी कोई एबनॉर्मल रीजन नहीं था, नॉर्मल रीजन का मतलब हो गया हमने इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखा और इन्फ्लेशन था, तो वो नॉर्मल रीजन है। ठीक है, एबनॉर्मल रीजन की वजह से मतलब हमने जो जॉब वर्क दिया था वहां पर क्या हो गया, स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक की वजह से या लॉकआउट हो गया, लॉकआउट की वजह से कुछ खर्चे ज्यादा हो गए, तो क्या हम उसे अपने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का ट्रीटमेंट मानेंगे? नहीं, एबनॉर्मल रीजन को कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कोई भी एबनॉर्मल पोर्शन, ये हम बार बार हर जगह पर पढ़ चुके हैं, कोई भी एबनॉर्मल पोर्शन कभी भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है। बताइए, क्लियर है सारे पॉइंट यहां तक के?